नमस्कार। नमस्कार। आज हम संविधान के ऐसे हिस्से की गहराई में उतर रहे हैं जो न सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है बल्कि हर भारतीय नागरिक के लिए जानना महत्वपूर्ण है। हमारे मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स। जी। हमें जो सामग्री मिली है वो बिल्कुल एक क्लासरूम नोटबुक की तरह है जिसमें पॉइंट्स और कनेक्शंस के साथ सब कुछ समझाया गया है। हाँ, बिल्कुल। तो हमारा इरादा है कि इस नोटबुक शैली की जानकारी को एक दिलचस्प बातचीत में बदलें ताकि ये सारी बातें आसानी से समझ आएं और याद रह जाएं। बिल्कुल। चलिए फिर शुरू करते हैं भारतीय लोकतंत्र की इस बुनियाद को समझना। बिल्कुल। मौलिकाधिकार वो गारंटियां हैं जो संविधान हमें देता है हमारी आजादी और सम्मान के लिए। हम बात करेंगे कि ये अधिकार क्या हैं, संविधान में कहाँ दर्ज हैं, इनकी खासियतें क्या हैं और ये नागरिकों को राज्य की शक्ति के सामने कैसे मजबूती देते हैं। हाँ। हम अहम आर्टिकल्स और उनसे जुड़े कुछ खास मामलों को भी देखेंगे। तो आज की हमारी चर्चा का केंद्र है भारतीय संविधान का भाग 3 जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र है। जी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अधिकार कैसे काम करते हैं और इनका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। हाँ, हम देखेंगे कि ये अधिकार आए कहाँ से, इनकी प्रकृति क्या है, क्या ये असीमित है या इन पर कोई सीमाएं हैं। अच्छा। कौन कौन से मुख्य अधिकार हमें मिले हैं जैसे समानता का, स्वतंत्रता का, और कैसे इन्हें लागू करवाया जा सकता है, खासकर अनुच्छेद 32 के तहत। अच्छा, तो सबसे पहले ये मौलिक अधिकार हैं क्या? हमारी शोध सामग्री इन्हें संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12-35 में रखती है। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि इनकी प्रेरणा अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट से ली गई है। ओह, अमेरिका से? जी, इसी वजह से भाग 3 को कई बार भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ने कार्टा। हाँ, मैग्ना कार्टा ब्रिटेन का वो ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसने पहली बार राजा की शक्तियों पर लगाम लगाई थी और लोगों के कुछ अधिकार तय किए थे। अच्छा। उसी तरह हमारे मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति पर सीमाएं लगाते हैं। अच्छा, तो ये न्यायोचित होने का क्या मतलब है? ये शब्द बार-बार आता है। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर राज्य या कोई संस्था आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, या हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, और अपने अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। मतलब ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ कागजी वादे नहीं है, इन्हें कानूनी ताकत मिली हुई है। लेकिन ये असीमित भी नहीं है, जैसा आपने शुरू में इशारा किया था। सही कहा। ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इन पर कोई रोक टोक ना हो, ऐसा नहीं है। समाज के हित में, लोक व्यवस्था, नैतिकता या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे आधारों पर राज्य इन पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकता है। युक्ति युक्त निर्बंधन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और ये स्थायी भी नहीं है। संसद इनमें संशोधन कर सकती है। संशोधन भी हो सकता है। जी, लेकिन यहाँ केशवानंद भारती मामले का जिक्र जरूरी है। 1973 का। उसने कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर, और मौलिक अधिकार इसका अहम हिस्सा है। और आपातकाल मतलब इमरजेंसी के समय इनका क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति आदेश जारी करके कुछ मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन निलंबित कर सकते हैं। कुछ को? हाँ, कुछ को। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 और 21। जी, अनुच्छेद 20 जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, और अनुच्छेद 21 जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये हमारी स्वतंत्रता के लिए एक बड़ी सुरक्षा है। एक और जरूरी बात, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 हैं। ये बदलाव कैसे हुआ? बिल्कुल, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। 1978। हाँ, उसने संपत्ति के अधिकार को, जो पहले अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 में था, उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। तो अब वो क्या है? अब यह अनुच्छेद 300(a) के तहत सिर्फ एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। अच्छा, सिर्फ लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं। जी, इसलिए अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो इन 6 अधिकारों पर विस्तार से बात करने से पहले अनुच्छेद 12 और 13 समझना जरूरी लगता है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्यादातर मौलिक अधिकार हमें राज्य के खिलाफ मिले हैं। राज्य के खिलाफ? हाँ, अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य के दायरे में कौन कौन आता है। इसमें भारत सरकार और संसद, सभी राज्यों की सरकारें और विधानमंडल,
सभी स्थानीय निकाय जैसे नगरपालिका, पंचायत और अन्य सभी प्राधिकारी जैसे सरकारी कंपनियां, LIC, ONGC वगैरह, ये सब शामिल हैं। मतलब इन सब पे ये लागू होते हैं। जी हाँ, इन सभी पर मौलिक अधिकारों का पालन करने की जिम्मेदारी है। और अनुच्छेद 13, हाँ, इसे जुडिशियल रिव्यू का आधार क्यों माना जाता है? अनुच्छेद 13 ये कहता है कि कोई भी कानून, चाहे वो संसद ने बनाया हो या कोई पुराना कानून हो, अगर मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाता या उन्हें छीनता है, तो वो उस हद तक शून्य माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। शून्य? जी, वॉइड। यही सिद्धांत न्यायपालिका को शक्ति देता है कि वो विधायिका के बनाए कानूनों की संवैधानिकता की जांच कर सकें। अच्छा, मतलब कोर्ट चेक कर सकती है। बिल्कुल। अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। और यहाँ कानून या विधि शब्द का दायरा भी बहुत बड़ा है। कैसे? इसमें अध्यादेश, नियम, विनियम, अधिसूचना, यहाँ तक कि रूढ़ियां भी शामिल हैं। ये तो बहुत शक्तिशाली प्रावधान है। चलिए, अब मुख्य अधिकारों के पहले समूह पर आते हैं, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 दो महत्वपूर्ण बातें कहता है: विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। हाँ, विधि के समक्ष समता ब्रिटिश अवधारणा है, मतलब कानून से ऊपर कोई नहीं, सब कानून के दायरे में है। ओके। विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी अवधारणा है, मतलब समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। कहने का मतलब है कि कानून न केवल सबके लिए बराबर होगा, बल्कि उसका प्रयोग भी समान रूप से होगा। तो फिर अनुच्छेद 15 में भेदभाव के निषेध की बात क्यों है, अगर अनुच्छेद 14 में समानता की बात कह दी गई है? अच्छा सवाल है। देखिए, अनुच्छेद 15 और ज्यादा स्पष्ट करता है और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। ये कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। केवल इन आधारों पर? जी। और ये सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, सड़कों वगैरह के इस्तेमाल पर भी लागू होता है। लेकिन यहीं पर हमें इसके अपवाद भी मिलते हैं। अपवाद जैसे कि? जैसे अनुच्छेद 15 राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोकता। अच्छा, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से? हाँ, इसी तरह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, SC और ST के उत्थान के लिए भी विशेष उपाय किए जा सकते हैं। आरक्षण जैसे? बिल्कुल। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण इसी का एक उदाहरण है। ये समानता के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देने का एक प्रयास है। समझ गई। अब अनुच्छेद 16 जो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है। हाँ, अनुच्छेद 16 कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर यहाँ भी अपवाद होंगे? हाँ, यहाँ भी कुछ अपवाद हैं। जैसे संसद चाहे तो किसी विशेष पद के लिए निवास की शर्त लगा सकती है। निवास की शर्त, डोमिसाइल। जी। राज्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है अगर उनका प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। और किसी धार्मिक संस्था से जुड़े पद पर उसी धर्म के व्यक्ति की नियुक्ति की जा सकती है। और अनुच्छेद 17, ये तो बहुत सीधा और महत्वपूर्ण लगता है। अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बिल्कुल, ये अस्पृश्यता यानी छुआछूत को पूरी तरह समाप्त करता है और इसका किसी भी रूप में पालन करना एक दंडनीय अपराध घोषित करता है। ये बहुत जरूरी था। हाँ, ये हमारे संविधान निर्माताओं की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। दिलचस्प बात यह है कि संविधान में अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। परिभाषित नहीं है? नहीं, लेकिन अदालतों ने इसे ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में समझा है, मतलब जाति आधारित भेदभाव और बहिष्कार। समानता के अधिकार का आखिरी अनुच्छेद है 18, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य, सेना या शिक्षा संबंधी सम्मान, जैसे परमवीर चक्र या डॉक्टरेट की उपाधि, इनके अलावा कोई और टाइटल नहीं देगा। जैसे पहले होते थे महाराजा, राय बहादुर, दीवान साहब। अच्छा, वो सब खत्म? हाँ, वो सब खत्म। और भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। विदेशी उपाधि भी नहीं? बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं।
इसका उद्देश्य था वो सामंती और औपनिवेशिक काल की जो पद सोपान वाली व्यवस्था थी उसे खत्म करके समानता स्थापित करना। ठीक है। समानता स्थापित करने के बाद संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कैसे सुनिश्चित करता है? यहीं पर शायद अनुच्छेद 19 से 22 की भूमिका आती है, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। एकदम सही। अनुच्छेद 19 तो स्वतंत्रताओं का एक गुलदस्ता है, एक बंच है। ये सभी नागरिकों को 6 तरह की बुनियादी स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। 6 तरह की, पहले 7 थीं। हाँ, पहले 7 थी, वो संपत्ति वाली हटा दी गई। अच्छा। तो वो 6 कौन सी हैं? आपकी स्रोत सामग्री में एक ट्रिक भी थी, SAMRO। हाँ, वो याद रखने का एक तरीका है। ये है A, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी। हाँ। B, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, असेंबल पीसफुली, इकट्ठा होने की। जी। C, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव, ग्रुप बनाने की। बिल्कुल। D, भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, मूव फ्रीली, घूमने फिरने की। हाँ। E, भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता, रिजाइड एनीवेयर, कहीं भी रहने की। जी। और G, कोई भी पेशा, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन। कोई भी काम करने की। वो F वाला हट गया। हाँ, एफ वाला संपत्ति का था, वो हट गया। ये तो बहुत व्यापक स्वतंत्रताएं हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सरकार की नीति से असहमत है तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना या अपनी राय जाहिर करना इसी अधिकार के दायरे में आएगा? बिल्कुल। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना, अपनी असहमति व्यक्त करना, ये सब अनुच्छेद 19(1) और 19(1)(b) के तहत सुरक्षित हैं। लेकिन जैसा हमने पहले चर्चा की थी, ये स्वतंत्रताएं असीमित नहीं हैं। इन पर युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जी, जैसे देश की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाना, इन आधारों पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं। ठीक है। अब अनुच्छेद 20 की बात करते हैं, जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। इसमें क्या खास है? इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षाएं हैं किसी भी व्यक्ति के लिए जिस पर कोई अपराध का आरोप है। पहला, कोई पूर्वव्यापी कानून नहीं, मतलब नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब किसी को उस काम के लिए सजा नहीं दी जा सकती जो करते समय कानूनन अपराध नहीं था, और सजा भी उतनी ही मिलेगी जितनी उस समय कानून में तय थी। बाद में बढ़ाई गई सजा लागू नहीं होगी। अच्छा। दूसरा, दोहरे दंड से संरक्षण, नो डबल जेपडी। एक जुर्म एक सजा। बिल्कुल। एक ही अपराध के लिए किसी को एक से ज्यादा बार मुकदमा चलाकर सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरा, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अपने ही खिलाफ गवाही नहीं देनी। ये किसी भी आरोपी को खुद अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और फिर आता है अनुच्छेद 21, जिसे अक्सर सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार माना जाता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। हाँ, ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जी, शुरुआत में A.K. गोपालन केस था 1950 का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बहुत सीमित व्याख्या की थी। सीमित? हाँ, मतलब सिर्फ प्रक्रिया देखनी है, कानून कैसा है ये नहीं। लेकिन फिर मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 मामले ने सब कुछ बदल दिया। ये कैसे हुआ कि कोर्ट का नजरिया इतना बदल गया? मेनका गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। कोर्ट ने कहा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कानून बनाने की प्रक्रिया सही हो, बल्कि वह कानून और प्रक्रिया खुद भी उचित, न्यायपूर्ण और ऋजु होनी चाहिए। जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होनी चाहिए। अच्छा, मतलब कानून भी सही होना चाहिए, सिर्फ प्रक्रिया नहीं। बिल्कुल। इसने प्रभावी रूप से अमेरिकी सम्यक विधि प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के सिद्धांत को अपना लिया। इससे अनुच्छेद 21 का दायरा बहुत बढ़ गया। और इसी वजह से आज अनुच्छेद 21 में सिर्फ जीने का अधिकार ही नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। हाँ, गरिमापूर्ण जीवन, निजता का अधिकार, पुट्टास्वामी केस, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार जैसे कई अधिकार शामिल माने जाते हैं। बिल्कुल। ये सब इसी की व्यापक व्याख्या के कारण संभव हुआ है। यह दिखाता है कि हमारा संविधान कितना जीवंत है और कैसे न्यायिक व्याख्या के जरिए समय के साथ अधिकारों का विकास होता है। और अनुच्छेद 21A, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, भी इसी से जुड़ा है। हाँ,
इसे 86 में संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 86th अमेंडमेंट। जी, ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। यह अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या का ही एक नतीजा है। स्वतंत्रता के अधिकार समूह का अंतिम अनुच्छेद है 22, जो गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा देता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसके 2 हिस्से हैं। पहला, सामान्य अपराधी मामलों में गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ अधिकार देता है, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपने वकील से सलाह लेने और बचाव करने का अधिकार, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं है। 24 घंटे में पेशी। हाँ। दूसरा हिस्सा निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित है। प्रिवेंटिव डिटेंशन। हाँ, मतलब बिना ट्रायल के केवल शक के आधार पर हिरासत में लेना। इसके नियम थोड़े अलग और सख्त हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 की ओर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार मतलब बिना पैसों के काम। हाँ, बिना मजदूरी के काम कराना, और इसी तरह के जबरन श्रम, फोर्स्ड लेबर पर रोक लगाता है। इसे एक दंडनीय अपराध बनाया गया है। और अनुच्छेद 24? यह 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी अन्य खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है। बाल मजदूरी पर रोक। जी, यह बाल श्रम को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला समूह है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए यह बहुत अहम होगा। निश्चित रूप से। अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण मतलब कॉन्शियंस की स्वतंत्रता देता है। कॉन्शियंस मतलब अपनी मर्जी से सोचने की। हाँ, और अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। प्रचार करने की भी? जी, प्रचार करने की भी। हालांकि इस पर भी लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सीमाएं हैं। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्रचार करने की स्वतंत्रता में जबरन धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार शामिल नहीं है। अच्छा, जबरन धर्म परिवर्तन नहीं। अनुच्छेद 26, 27 और 28 क्या कहते हैं संक्षिप्त में? अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, संस्थाएं स्थापित करने और संपत्ति रखने का अधिकार देता है। ठीक है। अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। धार्मिक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी। और अनुच्छेद 28 सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने की स्वतंत्रता देता है। मतलब किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29-30, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये खास तौर पर अल्पसंख्यकों के हितों से जुड़े हैं। हाँ, अनुच्छेद 29 कहता है कि भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। भाषा, लिपि, संस्कृति। जी। साथ ही किसी भी नागरिक को सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार देता है? अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। अपना स्कूल, कॉलेज चलाने का अधिकार। बिल्कुल। यहाँ ये जानना रोचक है कि संविधान में अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी शब्द परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। नहीं, पर आमतौर पर इसे भाषा या धर्म के आधार पर समझा जाता है। और अब हम आते हैं उस अधिकार पर जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया? क्योंकि ये वो अधिकार है जो बाकी सभी मौलिक अधिकारों को असलियत में लागू करवाता है। कैसे? अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। अच्छा। बिना इस अधिकार के बाकी अधिकार सिर्फ घोषणाएं बनकर रह जाते। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे इतना महत्व दिया। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जी। सुप्रीम कोर्ट को इन अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट्स जारी करने की शक्ति है। ये रिट क्या होती हैं? 5 तरह की रिट का जिक्र है। हाँ, ये विशेष न्यायिक आदेश हैं, एक तरह के कोर्ट के ऑर्डर्स। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। मतलब
इसका मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। यह अवैध हिरासत के खिलाफ है। कोर्ट आदेश देता है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पेश किया जाए ताकि हिरासत की वैधता जांची जा सके। ठीक है। दूसरा है परमादेश, मतलब हम आदेश देते हैं। मैंडमस। हाँ, यह किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को उनका कानूनी कर्तव्य निभाने का आदेश देने के लिए है जिसे वो नहीं कर रहे हैं। तीसरा है प्रतिषेध, मतलब मना करना। प्रोहिबिशन, रोकना। जी, यह ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए है जब मामला चल रहा हो। चौथा है उत्प्रेषण, सर्चुरियोरी, मतलब प्रमाणित होना या मंगवा लेना, सटरारी। ये ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत के किसी फैसले को रद्द करने या मामले को अपने पास मंगवाने के लिए है जब निचली अदालत ने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया हो या कानून की गलती की हो। और पांचवा है अधिकार पृच्छा, को वारंटो, मतलब किस अधिकार से। को वारंटो। जी, ये किसी व्यक्ति के किसी सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता पूछने के लिए है कि आप किस हक से इस पद पर हैं। ये भी सुना है कि हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकते हैं। बिल्कुल, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति है। 226। जी, और उनका दायरा सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा व्यापक भी है। व्यापक कैसे? क्योंकि वे मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के हनन पर भी रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत मुख्यतः मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी करता है। अच्छा। अंत में अनुच्छेद 33, 34, 35 भी हैं। ये क्या है? संक्षेप में अनुच्छेद 33 संसद को अधिकार देता है कि वो सशस्त्र बलों, पुलिस वगैरह के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सके ताकि अनुशासन बना रहे। अच्छा, सेना पुलिस के लिए। जी। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ यानी सैन्य शासन के दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित है। और अनुच्छेद 35 संसद को कुछ खास मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है, जैसे अस्पृश्यता या मानव तस्करी के लिए दंड का कानून बनाना। हमने मेनका गांधी केस का जिक्र किया था जिसने अनुच्छेद 21 को नई दिशा दी। क्या हम इस केस को थोड़ा और समझ सकते हैं? ये कैसे हुआ कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से सम्यक विधि प्रक्रिया जैसा बदलाव आ गया? जरूर। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 सचमुच एक मील का पत्थर है। इससे पहले A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 मामले में सुप्रीम कोर्ट का नजरिया काफी संकुचित था। संकुचित? हाँ, कोर्ट ने माना था कि अगर किसी व्यक्ति को कानून बनाकर उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया गया है और कानून बनाने की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर सही थी, तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, चाहे कानून गलत ही क्यों ना हो। हाँ, भले ही वो कानून मनमाना या अन्यायपूर्ण क्यों ना हो। इसे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की शाब्दिक व्याख्या कहते हैं। तो मेनका गांधी मामले में ऐसा क्या हुआ कि ये व्याख्या बदल गई? मेनका गांधी का पासपोर्ट सरकार ने बिना कारण बताए जब्त कर लिया था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने गोपालन मामले के दृष्टिकोण को पलट दिया। जी। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 सिर्फ कार्यपालिका की मनमानी से ही नहीं बल्कि विधायिका की मनमानी से भी बचाता है। विधायिका से भी? हाँ। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता से वंचित करने वाली प्रक्रिया सिर्फ स्थापित नहीं होनी चाहिए बल्कि वो उचित, न्यायपूर्ण और ऋजु भी होनी चाहिए। जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। जी, यही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सार है जिसे कोर्ट ने प्रभावी रूप से अपना लिया। वाह। तो इसका असर यह हुआ कि अब कानून की क्वालिटी, उसकी क्वालिटी भी देखी जाएगी, सिर्फ प्रक्रिया नहीं। बिल्कुल। इसी फैसले ने अनुच्छेद 14 समानता, 19 स्वतंत्रता और 21 जीवन के बीच एक सुनहरा त्रिकोण यानी गोल्डन ट्रायंगल स्थापित किया। गोल्डन ट्रायंगल? हाँ, मतलब इन तीनों को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। कोई भी कानून जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है उसे अनुच्छेद 14 और 19 की कसौटी पर भी खरा उतरना होगा। अच्छा, तीनों जुड़े हुए हैं। जी। इसी व्यापक व्याख्या ने अनुच्छेद 21 को इतना विस्तृत बना दिया कि आज हम इसमें इतने सारे अधिकारों को शामिल पाते हैं। ये दिखाता है कि न्यायपालिका कैसे संविधान को जीवंत रखती है। ये सचमुच दिखाता है कि संविधान एक स्थिर दस्तावेज नहीं बल्कि एक विकसित होने वाली व्यवस्था है। अब इतनी सारी जानकारी को समेटने के लिए क्या हम एक माइंड मैप जैसा सारांश देख सकते हैं? एक क्विक रीकैप। हाँ बिल्कुल, इसे ऐसे समझ सकते हैं मोटे तौर पर। मौलिक अधिकार कहाँ? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। स्रोत अमेरिका बिल ऑफ राइट्स, भारत का मैग्ना कार्टा। नेचर कैसा है? न्यायोचित, कोर्ट जा सकते हैं, सीमित रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, संशोधनीय पर मूल ढांचा नहीं बदलेगा। ठीक है। शुरुआत
अनुबारा राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा का आधार, 6 मुख्य अधिकार। 1 समता 14 से 18, कानून के सामने सब बराबर 14, भेदभाव नहीं 15, नौकरी में बराबरी 16, छुआछूत खत्म 17, उपाधि खत्म 18। 2 स्वतंत्रता 19 से 22, 6 आज़ादियाँ, सामरो बोलना, जुड़ना, संग बनाना, घूमना रहना, काम करना 19, अपराध से बचाव 20, जीवन का अधिकार, गरिमा, निजता की शिक्षा 21A, 21, गिरफ्तारी से बचाव 22। ठीक है। 3 शोषण के विरुद्ध 23-24, मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी पर रोक 23, बाल मजदूरी पर रोक 24। जी। 4 धार्मिक स्वतंत्रता 25-28, धर्म मानने प्रचार की आज़ादी 25, धार्मिक काम मैनेज करना 26, धार्मिक टैक्स से छूट 27, धार्मिक शिक्षा से आज़ादी 28। ओके। हाँ, सांस्कृतिक शैक्षणिक 29-30, अल्पसंख्यकों के हित, भाषा, लिपि, संस्कृति बचाना 29, शिक्षण संस्थान चलाना 30, संवैधानिक उपचार 32, संविधान का हृदय और आत्मा, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, 5 रिट, हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योरारी, क्वो वारंटो। बहुत बढ़िया। कब सस्पेंड हो सकते हैं? आपातकाल में 20-21 को छोड़कर। कौन से सिर्फ नागरिकों के लिए? 15, 16, 19, 29, 30। बेहतरीन। ये एकदम परीक्षा के समय रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो कुछ सबसे जरूरी बातें जो बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। जी। प्रेरणा अमेरिका। हाँ। 6 अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार है। 44वां संशोधन 1978 से। बिल्कुल। अनुच्छेद 14 समानता का आधार। अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताएं सामरो। जी। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार व्यापक व्याख्या मेनका गांधी केस के बाद। हाँ। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष 86 संशोधन 2002। सही। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार हृदय और आत्मा 5 रेट। महत्वपूर्ण है ये। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अंत। अनुच्छेद 18 उपाधि अंत। हाँ। और सिर्फ नागरिकों को मिलने वाले अधिकार 15, 16, 29, 30। बिल्कुल सही। ये अधिकार सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर इन्हें जानना और समझना हमारी जिम्मेदारी भी है। सही बात है। ये हमारी आज़ादी और सम्मान की ढाल हैं और राज्य को निरंकुश होने से रोकते हैं। बिल्कुल सही बात। उम्मीद है इस बातचीत से मौलिक अधिकारों पर एक स्पष्ट और गहरी समझ बनी होगी। याद रखें, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत और फोकस बनाए रखना ही कुंजी है। अपनी तैयारी में जुटे रहें। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल, संविधान में मौलिक अधिकारों भाग 3 के साथ साथ राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भाग 4 भी हैं। जी हाँ, भाग 4 में। क्या इन दोनों के बीच हमेशा तालमेल रहता है या कभी टकराव भी होता है? अगर टकराव होता है तो न्यायपालिका ने इस संतुलन को कैसे साधा है, इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।